गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है भाई एक बार। और आज हम कर रहे होंगे अपनी चैप्टर 3 की अगली क्लास। ठीक है, इसमें सभी का स्वागत है मेरे भाई। और बताएंगे सभी कैसे हैं? ठीक है, देखो भाई थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी, बिजी चल रहे थे थोड़ा सा ना, उसकी वजह से क्लासेस मतलब थोड़ा सा ऐसी हो रही थी। आज की क्लास भी लेट हो चुकी है, चलो कोई नहीं, लेकिन आपके अपलोड हो जाएगी आज। ठीक है, देखो और उसके लिए एक सॉरी भाई, एक सॉरी किसके लिए कि भाई अभी जो पिछले दिन की क्लास थी, मतलब जो कल की क्लास थी, वो परसों ही अपलोड हो चुकी थी। मतलब परसों क्या हुई, 2 क्लासेज अपलोड हो गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा था कि थोड़ी क्लासेज क्या है भाई, रिकॉर्ड कर मतलब रिकॉर्ड करता हूं मैं एक दिन पहले ही, लेकिन परसों के रोज क्या हुआ, मैंने 2 रिकॉर्ड कर दी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम था। लेकिन आपकी पर डे की क्लास मैंने रेगुलर मतलब क्या की हुई है, मैंने रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, अभी जो आज मैं कर रहा हूँ इसकी ये आज की रिकॉर्डिंग है और आज ही अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, शाम तक, शाम से पहले पहले अभी रिकॉर्ड हो जाएगी 1-2 बजे तक। ठीक है, मतलब अब देखो अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो भाई, मैं अपनी गारंटी पे मतलब जो तुमसे किया हुआ वादा है ना कि भाई मैं रेगुलर क्लासेस लूंगा, मतलब साल के 365 दिन तो 365 क्लासेस, मैं अपनी गारंटी और अपनी बातों पर अड़िग हूं। ठीक है, और तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, और मुझे भी उम्मीद है कि तुम भी मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहोगे और मतलब क्या करोगे, मेहनत करोगे। ठीक है, हमें देना है बेस्ट रिजल्ट। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुमसे कि जब तुम्हारी जब परीक्षा आ रही होगी, तुम बोलोगे कि साइंस तो मजाक है। ठीक है, लेकिन साइंस को मजाक समझने की भूल मत करना मेरे भाई। ठीक है, साइंस को अच्छे से पढ़ना है और उसमें अपना अच्छा स्कोर बनाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है और अब अपन कर रहे हैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग। ठीक है, चलो देखो, अपना जो चैप्टर चल रहा था बेटा, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 3rd चैप्टर, जिसका नाम था अपना धातु एवं अधातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। धातु की बात करें तो धातु क्या होती है, वे तत्व होते हैं बेटा जो चमकीले हो, कठोर हो, आघात वर्धनीय हो, तन्य हो, ध्वनिक हो। कैसे हो? ध्वनिक हो, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक हो। ऊष्मा व विद्युत के क्या हो? सुचालक हो। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या देखेंगे सर? उदाहरण के लिए हमने देखा लोहा, तांबा, चांदी आदि। ठीक है, अधातु क्या होते हैं? वे तत्व होते हैं जो चमकीले, कठोर, आघात वर्धनीय, ध्वनिक, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक और तन्य नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कोयला, फास्फोरस, सल्फर आदि। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या देखा? इसके बाद में अपन ने देखा कि इसमें सोनोरस का गुण पाया जाता है बेटा। और सोनोरस का गुण क्या होता है? सोनोरस का गुण क्या होता है? देखो सोनोरस क्या हो गया, ये तो कहाँ गया भाई? इसमें से एक स्लाइड गई। चलो कोई नहीं, एक स्लाइड गायब हो चुकी, गायब क्या, डिलीट हो गई वो गलती से, है ना। चलो कोई नहीं, लिखेंगे उसमें। देखो भाई, अब फिर हमने देखा था धातुओं के गुणधर्म देखे थे भाई। हमने क्या देखा था? धातुओं के गुणधर्म। धातुओं के गुणधर्म में हमने क्या देखा था कि जो धातु होती है कठोर होती है, मतलब पहले तो देखा ना मैंने चमक। क्या देखा था? चमक। तो मैंने लिखवाया था कि धातुओं के लिए जो चमक होती है भाई, वो डिलीट हो गया पेज, कोई बात नहीं। पहले लिखवाया था मैंने चमक। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई धातु अपने शुद्ध रूप में होती है तो उसकी जो उसकी सतह होती है वो कैसी होती है? चमकदार होती है। कैसी होती है उसकी सतह? चमकदार होती है। मतलब शुद्ध रूप में कोई भी जो धातु होती है वो कैसी, उसकी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। और इसी चमक के गुण को हम क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं बताएंगे सभी? धात्विक चमक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा आघात वर्धनीयता। क्या पढ़ा? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होती है सर? आघात वर्धनीयता बेटा मैंने बताया था, जब भी किसी धातु को पीट कर, जब भी किसी धातु को क्या किया जाए, किसी हथौड़े से या किसी भी और चीज से पीट कर उसको क्या कर दिया जाता है? पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है बेटा? पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। ठीक है, फिर तीसरा अपन ने क्या देखा था बताओ? तीसरा क्या देखा था? अपन ने देखा था कठोरता। कठोरता, जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? कठोर होती हैं। क्या होती हैं? कठोर होती हैं बेटा। क्या होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा? के बाद में अपन ने देखा कि धातुएं जो होती है ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं क्या होती है? ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। उससे अगला अपन ने क्या देखा? इनमें सोनोरस का गुण पाया जाता है, मतलब ध्वनिक होती है। जब भी ध्वनिक का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ये धातु जो जब भी धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं बेटा, किसी कठोर सतह से क्या होती है? टकराती हैं, तो ये क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। और धातु को यह गुण क्या कहलाता है? सोनोरस कहलाता है। उसके बाद में छठा हमने पढ़ा तन्यता। क्या पढ़ा? तन्यता। धातुओं को कर सकते हैं बेटा, धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गए थे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब धातुओं के क्या थे? कौन से गुणधर्म थे बताओ? ठीक है, हाँ, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो देखो, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। ठीक है, मतलब इनको
पीट पीट कर पतली चादर के रूप में नहीं बदला जा सकता। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं, अधातु में चमक नहीं होती, अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है, अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैसीय रूप में हो सकती हैं बेटा। ठीक है, तीनों में से किसी भी रूप में हो सकती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे। देखो अपवाद है बेटा नरम धातु। देखो नरम धातु में क्या है बेटा, नरम धातु मतलब ये अपवाद है। देखो धातुएं क्या होती है, मैंने बताया था रोज रोज, देखो यही बता रहा हूँ कि धातुएं क्या होती हैं। सभी धातुएं में मैक्सिमम जो धातु होती है वो कठोर होती है, लेकिन कुछ नरम भी होती है। कौन कौन सी होती है सर? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इनको चाकू से भी आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, वो मैं लिखवा दूंगा। तो इनको क्या बोलते हैं, नकली धातु बोलते हैं। फिर आता है द्रव धातु, जिसको क्या बोलते हैं, पारा या मरकरी बोलते हैं। इसको Hg से प्रकार मतलब क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है बेटा। ठीक है, देखो भाई अभी क्या हुआ कि जैसे मैंने 2-3 बार क्लास स्टार्ट की, तो मतलब क्लास में कभी क्या है, कभी तो माइक बंद रह गया, कभी कुछ होया नहीं, कभी कुछ नहीं, थोड़ा सा माइंड ऐसे हो गया था। चलो कोई नहीं, एक बार क्या होता है क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर डिस्टर्बेंस ही रहता है। चलो देखो, विद्युत की कुचालक धातु, धातुएं जो होती है मैक्सिमम क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन ये वाली क्या होती है, विद्युत की कुचालक। मतलब लेड, सीसा, पर मरकरी और पारा, इनको किससे दिखाते हैं, Hg से, और लेड को किससे दिखाते हैं, Pb से। कम गलनांक एवं कम क्वथनांक वाली धातुएं, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होती है, इनका गलनांक कम होता है और क्वथनांक भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चमकीली अधातु, अधातु क्या होती है, चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। कठोर अधातु, धातुएं क्या होती है अपेक्षाकृत, मतलब धातु तो क्या होती है कठोर, और अधातु क्या होती है नरम होती है। लेकिन कठोर अधातु कौन सी है, हीरा। अब आती है तरल अधातु, तरल अधातु कौन सी आती है, ब्रोमीन। ठीक है, और सुचालक अधातु कौन सी आती है, ग्रेफाइट। देखो ये समझा दिए थे मैंने, बाकी एक बार फिर से। ये थे रासायनिक गुणधर्म जिसे धातु को दहन कर रहा था, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना रही थी, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही थी, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही थी बेटा। इसके बाद में हमने ठंडे जल के साथ क्रियाशील धातु देखी, वो थी सोडियम और कैल्शियम थी। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। गर्म जल के साथ कौन सी थी, मैग्नीशियम थी। भाप के साथ कौन सी थी, फेरस, एल्युमिनियम और जिंक थी। और ये क्या थी, जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु कौन कौन सी थी बेटा, लेड और सोना। मैंने एक चीज और लिखाई थी, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो ये क्या होती है, पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन गैस बनती है, और हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम के चिपक जाते हैं। ठीक है बेटा, कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो तैरने लगती है। सातों देखो, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु के जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो संगत लवण क्या बनी थी, हाइड्रोजन गैस बनी थी। धातु की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील धातु होती है, दूसरी क्या होती है, कम क्रियाशील धातु होती है। अधिक क्रियाशील जो धातु होती है कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, उसके यौगिक से, उसके मतलब उस क्या कर देती है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। ठीक है, उसके यौगिक से विस्थापित करके खुद जुड़ जाती है। मान लो यहाँ पे इस तरीके से धातु ए थी, और यहाँ पे लवण का विलयन क्या था, बी था। अब ये लवण का विलयन जो क्या है, कम क्रियाशील है, और यहाँ पे जो धातु कौन सी अधिक क्रियाशील है। तो ये धातु इसके लवण विलयन में से, इस लवण विलयन में क्या करेगी, जो धातु है, जो धातु है इसमें भी लवण विलयन में भी क्या है, धातु रहे धातु, तो इस लवण विलयन में से धातु को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। क्यों? क्योंकि ये धातु क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लवण विलयन कौन से वाले का, ए वाले का, और यहाँ पे क्या बन जाएगी बेटा, धातु बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमने देखा था, क्या देखा था भाई, आगे बढ़ के हमने देखा, ये रहा अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो अधातुओं का दहन या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो वही चीज है इसमें भी। क्या बनाएंगे बताओ, अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, अधातु को ऑक्साइड बनाएंगे, जिसको अम्लीय प्रकृति को, इसलिए इनको अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति को होते हैं, जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, अम्ल बनाते हैं। जैसे कि CO2 था, ये क्या था भाई, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अधातु हो गई, जब इसकी अभिक्रिया हमने जल के साथ करवाई तो ये क्या बनाया, इसने कार्बोनिक अम्ल बनाया। ऐसे इसने क्या बनाया, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया। 10वीं देखो यहाँ पे देखेंगे अगली, अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब देखो अधातुएं जो होती हैं वो मैक्सिमम क्या करती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करती हैं। और जब भी अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है, देखो इस तरीके से भाई, यहाँ पे क्या था, सल्फर था जो क्या है अधातु, और यहाँ पे क्या H2SO4 ये अम्ल है। तो ये क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बनाएगा, जल के 2 अणु बनाएगा। ठीक है, ठीक है, इधर देखो इसमें भी इस तरीके से बन जाएगा। अधातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो अधातु जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्लोराइड बनाएंगी। ठीक है, अब आ जाता है अपना एनोड। देखो इससे पहले और क्या है अपना, एक मिनट, इससे भी पहले इसमें कुछ लिखा हुआ है। देखो ये वाली चीज मैंने तुम्हें समझाई दी थी कल।
देखो भाई, अधातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अधातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया में क्या थी भाई, देखो समझेंगे इसमें, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। सहसंयोजक क्या बनाती है, हाइड्राइड। अब सर ये सहसंयोजक क्या होता है बेटा, सहसंयोजक का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर, सहसंयोजक। सहसंयोजक का मतलब, सह का मतलब साथ साथ, संयोजक का मतलब जुड़कर, साथ साथ जुड़कर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सल्फर था और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है, सल्फर और हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या बन जाएगा, H2S बनाएगा, जिसको बोलेंगे सल्फर हाइड्राइड। क्या बोलेंगे बेटा, सल्फर हाइड्राइड। अब मैंने एक सारणी बनवाई थी, यहाँ पे मैंने तत्वों के प्रकार, जिसमें मैंने तुम्हें अक्रिय गैसें, धातु और अधातु लिखवाई है बेटा। क्या क्या लिखवाया है, अक्रिय गैसें मतलब जिनको उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं, धातु लिखवाई है और अधातु लिखवाई है। तत्व देखेंगे बेटा, यहाँ पे हमने उत्कृष्ट गैसों के 3 तत्व लिए, मतलब कौन कौन से, हीलियम, नियोन और आर्गन। अब देखो हीलियम का कितना है परमाणु क्रमांक 2, इसका कितना है 10 और इसका कितना है 18, के का कितना है, अब देखो ये क्या है, KLMN कोश है, इनमें भरे जाने हैं। अब इनमें भरे जाने हैं तो एक चीज समझेंगे अपन, ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में 8 और चौथी में 18। तो यहाँ पे देखेंगे भाई, ऐसे समझेंगे 18 मतलब देखो पहली बात तो अष्टक पूरा होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, अष्टक पूरा, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कि 2 8 8 होने चाहिए थे, ठीक है। अपन वो 3 की बात करनी है अभी। तो यहाँ पे देखो बेटा 2 है, यहाँ पे 2 भरे जा चुके हैं पहले ही, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है सर। यहाँ पे 10 है तो 2 और 8 भर दे, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे भी 2 8 8 भर दिए तो भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि 18 है तो 2 और 8 10 और 8 18, यही भर दिए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ऐसे ही इसमें क्या करना है भाई, आगे देखेंगे इसमें। देखो सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में क्या है भाई, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, और इसमें यहाँ पे देखो कितना है भाई, 2 8 और 1, कितना इलेक्ट्रॉन है फ्री, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है 12, कितना है बेटा 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का कितना है बेटा 12, मैग्नीशियम का 12, तो 2 8 और 2, यहाँ पे इसी तरीके से देखो यहाँ पे 2 13, किसका, एल्युमिनियम का कितना 13, क्या है ये परमाणु क्रमांक, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो यहाँ पे देखो 12 के लिए तो ये हो गया 2 8 2, यहाँ पे देखो 2 8 3, यहाँ पे 2 8 8 और 1 2 8 8 2। ये देखो ये इसको बोलते हैं बाहरी कक्षा। अब जैसे मान समझो, बाहरी कक्षा का मतलब क्या है कि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी का मतलब बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इधर देखो इनमें तो कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, है ना, इनमें देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा नहीं है ना, तो जितना भी मतलब 8 से कम जो बचता है वो अष्टक पूरा नहीं माना जाता। तो देखो ये 8, यहाँ पे कितना बचा 1 2 3 3, मतलब 1 2 3 बचे यहाँ पे, और यहाँ पे कितने बचे 1 और 2। तो ये देखो इसका बाहरी कोश कौन सा है, ये वाला। तो इनमें इलेक्ट्रॉन बचे ना बेटा फ्री, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बचे ना। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करते हैं, विद्युत और ऊष्मा का सुचालन करते हैं, इस दिन मैंने बताया था आपको, ठीक है। अगले देखेंगे इसमें, ये क्या होते हैं बेटा, ये होती हैं अधातु, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन, ये इनके परमाणु क्रमांक है 7 8 9 15 16 17। और यहाँ पे देखो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 भर दिए। अब इसको 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको मतलब ग्रहण करने के लिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए 3 चाहिए। इसको कितने चाहिए, इसको सर 2 चाहिए, इसको कितना चाहिए 1 चाहिए, इनको कितना चाहिए 2, इसको मतलब इसको 3, इसको 2 और इसको 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ सर चाहिए इनको अष्टक पूरा करने के लिए। तो आ गई बात समझ में, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। और अब हम जो आज बात कर रहे हैं बेटा वो पढ़ेंगे हम एनोडीकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एनोडीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आओ इसको थोड़ा सा छोटा है, कोई दिक्कत। देखो हेडिंग डालेंगे बेटा एनोडीकरण, और अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। चलो कोई नहीं, इसको छोटा छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से ठीक है, अगली अगली वो डालेंगे अपन इसमें। चलो देखते हैं भाई अपन, अब हेडिंग डालेंगे बेटा। देखो अब अपने रिवीजन हो चुका है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे भाई, है ना। माइंड को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, और कोई बात नहीं, पानी वानी यहाँ पे है नहीं तो पीने का नीचे जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और हेडिंग डालेंगे एनोडीकरण। मैं पहले समझाता हूँ थोड़ा सा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे लिखाना।
एनोडीकरण, ठीक है, एनोडीकरण। अब ये एनोडीकरण होता क्या है बेटा, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एनोडीकरण होता क्या है, देखो बेटा, एनोडीकरण क्या होती है, एनोडीकरण एक प्रोसेस होती है, एक एनोडीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है। इस एनोडीकरण में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या बताई थी मैंने तुम्हें, कि सर एक मान लो इस तरीके से, मान लो कोई पात्र है और इसमें 2 रोड लगाई है और इनको अगर बैटरी से हमने जोड़ा है बेटा, किससे जोड़ा है, एक बैटरी से जोड़ा है। मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो कहलाते हैं, ये कहलाता है एनोड और ये कहलाता है कैथोड। क्या कहलाता है, एनोड और कैथोड। 2 चीजें मैंने बताई थी, तुमने बोला था हाँ सर कि 2 चीजें बताई थी आपने, एक तो एनोड बताया था और एक क्या बताया था सर, एक कैथोड बताया था। एनोड पर कौन सा आवेश होता है, तो मैंने बताया था तुम्हें बेटा कि एनोड पर धनावेश होता है और कैथोड पर ऋणावेश होता है। होता है कि नहीं होता, होता है सर। तो कोई दिक्कत थी क्या, नहीं सर। तो देखो यहाँ पे एक चीज बताई मैंने तुम्हें, एनोड। क्या बताई, एनोड। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ये एनोडीकरण होता क्या है, ये एनोडीकरण का मतलब ही एनोड से मिलकर बना है बेटा। किससे बना है, एनोड से। तो ये एनोडीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है बेटा। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में हम एल्यूमिनियम की कोई भी धातु लेते हैं, किसकी लेते हैं, एल्यूमिनियम की, और उस एल्यूमिनियम की धातु के ऊपर हम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ा देते हैं, ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं, मोटी परत। कैसी परत चढ़ाते हैं, मोटी परत। मान लो कि जैसे ये अपने पास क्या है, ये क्या एल्यूमिनियम का डंडा है, मान लो डंडा है, रोड है, या एल्युमिनियम की कोई भी वस्तु है, ठीक है बेटा। एल्युमिनियम की कोई भी है वस्तु, मतलब जैसे डंडा है या फिर मतलब कुछ भी, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, लेकिन किसकी है, एल्युमिनियम की। इस एल्युमिनियम की वस्तु पर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे ऑक्साइड की पतली, ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ानी है बेटा। किसकी परत चढ़ानी है, ऑक्साइड की मोटी परत। तो सर ये ऑक्साइड की परत चढ़ा रहा है, इसको तो संक्षारण बोलेंगे। हाँ बेटा, संक्षारण को बोलेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज समझेंगे, संक्षारण नहीं बोलेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक प्रोसेस है और यहाँ पे क्या किया जाता है, संक्षारण तो वस्तुओं को कमजोर कर रहा था। क्या कर रहा था, कमजोर कर रहा था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर क्या होगी, जो एल्युमिनियम की वस्तु है इस पर जब ऑक्साइड की परत चढ़ेगी, बेटा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ये एल्युमिनियम की जो वस्तु है जब इसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ेगी तो तुम देखोगे क्या, कि ये और भी मजबूत हो गई है। क्या हो गई है, और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। तो अब इस पे ऑक्साइड की परत तो चढ़ी है, लेकिन ये संक्षारण को रोकने के लिए है बेटा। किसके लिए है, संक्षारण को रोकने के लिए। इससे संक्षारण रुक जाएगा क्या, हाँ सर इससे संक्षारण रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि जब इसके ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ जाएगी तो संक्षारण के लिए ऑक्सीजन से क्रिया कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर, कैसे, समझ नहीं आया बेटा। ऐसे समझो कि ये क्या है, अपने पास ये एल्युमिनियम का डंडा है, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर अब मान लो मैं इसके ऊपर कुछ भी चढ़ाऊंगा तो उससे मतलब ये वस्तु को प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये जो मेन धातु है एल्युमिनियम, इसके ऊपर मैं अगर पहले से ही ऑक्साइड की परत चढ़ा दूं मोटी वाली इस तरीके से, तो ये एल्युमिनियम जो अंदर है वो बताओ सेफ है कि नहीं है। हाँ सर ये सेफ है, इसको कोई भी खतरा नहीं है, बाहर से कोई भी खतरा नहीं है। तो इस एनोडीकरण के प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा, जो भी हमने ये लोहे का डंडा लिया है, लोहे की कोई भी वस्तु ली है, उसको हम एनोड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं बेटा। क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं बेटा। क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं बेटा, इसमें एक विलयन डाल लेते हैं, इसमें एक विलयन डाल लेते हैं। किसका डाल देते हैं, ये होता है बेटा तनु H2SO4 का, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, विलयन होता है। देखो चित्र है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। ये किसका है बेटा, ये तनु H2SO4 है, मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है बेटा। ये क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। कैसा है सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है बेटा। कैसा है, तनु, सांद्र नहीं है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या होता है, अब ध्यान से समझेंगे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलो, एनोडीकरण क्या होती है, एनोडीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर ऑक्साइड की मोटी परत को चढ़ाया जाता है। क्या करा जाता है, ऑक्साइड की मोटी परत को चढ़ाया जाता है, जिससे एल्युमिनियम की जो धातु होती है वो संक्षारण से बच जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारण से बच जाती है। अतः संक्षारण से बचाने के लिए एल्युमिनियम के ऊपर मोटी परत को, ऑक्साइड की मोटी परत को चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो एल्युमिनियम की वस्तु होती है उसको एनोड बनाते हैं, तथा जिसमें हम इसमें क्या करेंगे भाई, एनोड बनाते हैं, तथा दूसरी वस्तु को क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। और इस पात्र में ये जो भी वस्तु, जिसमें भी ये एनोड और कैथोड रखे होंगे, वहां पे हम क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रखते हैं बेटा। क्या रखते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रखते हैं। और इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो H2SO4 को समझेंगे बेटा इस तरीके से। देखो H2SO4, ये है H2SO4। अब बताओ यहाँ पे O के ऊपर क्या आता है, अपने पास माइनस आता है। सर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे O के ऊपर क्या आता है, माइनस आता है। तो ये
ओ के ऊपर माइनस आता है और ए एल के ऊपर क्या आता है, प्लस आता है। ए एल के ऊपर क्या आता है, प्लस आता है। आता है, हाँ सर आता है, ये मैंने समझाया हुआ है बेटा ना, पिछली क्लास से देखेंगे, अगर नहीं देखी तो ठीक है ना, समझने का प्रयास करेंगे बेटा, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसे अगर अपन करेंगे तो कोर्स तो पूरी साल भर में भी फ्री नहीं होगा, तो समझेंगे। अब ये एल्युमिनियम का क्या बनाया था हमने, एनोड बनाया था, और इसके ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है, और एल्युमिनियम के ऊपर भी क्या होता है, धनावेश। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी सर, बना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही ये H2SO4 में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना बेटा, इस H2SO4 में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसका ऑक्सीजन जो है वो छोड़ छोड़कर क्या करने लगेगा, भागने लगेगा। ऑक्सीजन क्या करने लगेगा, छोड़ छोड़कर भागने लगेगा। अब ये ऑक्सीजन बेचारा जाएगा कहां बेटा, इसके ऊपर है माइनस, इसके ऊपर क्या है, माइनस, तो ये क्या करेगा, प्लस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये प्लस वाला इसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। मान लो ये एल्युमिनियम की जो छड़ थी इस पे प्लस प्लस था कि नहीं था सर, और इसके ऊपर अब क्या हो जाएगी, माइनस 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 वाली परत चढ़ जाएगी बेटा। और ये परत किसकी है, ऑक्सीजन की है। ये ऑक्सीजन क्या बन जाती है, ऑक्साइड बन जाती है बेटा, क्या बन जाती है, ऑक्साइड बन जाती है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये तनु सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, इससे जो ऑक्सीजन निकलेगी उसको निकल कर क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी, किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। और एल्युमिनियम के ऊपर क्या बना लेगी, मोटी परत बना लेगी इस तरीके से। और अब ये क्या करेगी, इसको संक्षारण से बचाएगी। इस प्रक्रिया को बेटा एनोडीकरण बोलते हैं। ठीक है, एक बार लिखते हैं, फिर मैं रिपीट कराता हूं, फिर तुम्हारे समझ में अच्छे से आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलो, चित्र ऐसे ही बनाया, चित्र का कोई जरूरी है नहीं, तुम्हारे किताब में है नहीं। ठीक है, चलो देखेंगे भाई। एनोडीकरण, इसमें लिखेंगे एनोडीकरण में सबसे पहले, एनोडीकरण एल्युमिनियम पर एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर, एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की, देखो लिखेंगे भाई, एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। बनाने की क्या है बेटा, प्रक्रिया है। ठीक है बेटा, लिखेंगे एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की, ठीक है, या ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है, या मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर, यहाँ पे लिखेंगे में, वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। लिखेंगे बेटा, वायु के संपर्क में आने पर ऑक्साइड की आने पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। ठीक है, लिखेंगे वायु के संपर्क में आने पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत, यहाँ पे लिखेंगे इसी में, क्योंकि जगह काम में ले रहा हूँ भैया ना, ऐसे लिख लेंगे, इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, लिखते जाएंगे भाई साथ साथ, है ना, लिखते जाएंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत, ऊपर नीचे हो गया क्या, थोड़ा लिख देता हूँ भाई, सही से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत
से एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे किससे बचाती है? संक्षारण से बचाती है बेटा। किससे बचाती है? संक्षारण से। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे क्षारण से बचाती है। ठीक है, किससे बचाती है? संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके लिखेंगे इसमें, इस परत को मोटा करके, इस परत को मोटा करके क्या किया जा सकता है बताओ? मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। इस परत को मोटा करके से क्षारण से और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। और अधिक क्या किया जा सकता है? सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे एनोडीकरण के लिए, एनोडीकरण के लिए एनोडीकरण के लिए एनोडीकरण के लिए लिखेंगे, एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की, एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, लिखेंगे बेटा, एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कर, तनु, देखो भाई गर्मी कितनी जोर की पड़ रही है, मजे आ रहे हैं पर, है ना, कर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल? बताएंगे सभी, बताएंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है सर H2SO4, बताएंगे। देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं H2SO4, ठीक है, के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन, ठीक है, एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन कराया जाता है। क्या कराया जाता है भाई? विद्युत अपघटन करवाया जाता है। ठीक है, ठीक है, वैद्युत अपघटन कराया जाता है। ठीक है, लिखेंगे सभी इसको भाई, सभी लिखेंगे। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके हम क्या करते हैं भाई, इसे संक्षारण से और अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना भाई, और कहाँ तक कर दिया? हाँ, एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को क्या किया जाता है? साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन कराया जाता है। ठीक है, इससे एनोड पर उत्सर्जित गैस से
से एनोड पर उत्सर्जित उत्सर्जित कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस किसके साथ अभिक्रिया करेगी बताओ? ये ऑक्सीजन गैस किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके लिखेंगे एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके किसकी परत बनाएगी? बताएंगे सभी। किसकी परत बनाएंगी भाई? बताएंगे सभी। बताएंगे सभी मेरे भाई, बताओ जल्दी किसकी परत बनाएंगी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके? बताओ। बताएंगे सभी। अभिक्रिया करके लिखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या बनाएगी भाई? एक मोटी परत बनती है बेटा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या बनेगी? एक मोटी परत बनेगी। लिखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। परत बनाती है, ठीक है ना? ठीक है, बनाती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी से, इसी में आगे लिखेंगे थोड़ा सा और, 2 लाइन और है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसी में लिखेंगे भाई। ठीक है, लिखेंगे इसी में। इस ऑक्साइड की परत को यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से तीर का निशान लगाकर। इस ऑक्साइड की परत को रंग कर, इस ऑक्साइड की परत को रंग कर क्या कर सकते हैं भाई? क्या कर सकते हैं? इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर लिखेंगे, आसानी से रंग कर को आसानी से रंग कर लिखेंगे बेटा। आसानी से रंग कर इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, लिखेंगे आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती। ठीक है ना? देखो, समझने का प्रयास करेंगे भाई। देखो, इधर मैं तुम्हें नहीं दिखता ना तो समझ लिया करो, मैं थोड़ी सी हवा लेने जा रहा हूँ ना। ये हवा क्या इधर ही इसी दिशा में आती है, या तो मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़े तो तुम लिख नहीं पाते। ठीक है, या फिर मुझे क्या होता है इस तरीके से यहाँ पे जाना पड़ता है पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे हवा मिल जाती है इसलिए मैं खड़ा रहता हूँ। ठीक है ना? चलो इधर देखते जाएंगे। अब देखो क्या क्या किया अपन ने। चलो देखो, तो सेट कर देता हूँ थोड़ा सा।
ठीक है, देखो भाई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ठीक है ना, सारी चीजें लिख दी ना। देखो भाई, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, देखो समझने का प्रयास करते हैं अभी, ठीक है। देखो बेटा, हमने एक पहली चीज पढ़ी है बेटा, एनोडीकरण। ध्यान से समझेंगे इसको, एनोडीकरण है क्या चीज। एनोडीकरण को इस बार एक बार रीडिंग लगाते हैं, फिर एक बार फिर से समझाता हूँ, फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर कोशिश करेंगे अपन, है ना। पहली बात तो मैं तुम्हें पहली बात में समझा दूंगा। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो ध्यान से सुनेंगे, एनोडीकरण में किसकी परत चढ़ती है सर? ऑक्साइड की परत चढ़ती है। किसके ऊपर चढ़ती है? एल्यूमिनियम पर चढ़ती है। एल्यूमिनियम की वस्तु को कहां पे रखा जाता है एनोडीकरण में? तो एनोड पर रखा जाता है। एनोड क्या होता है? धनावेशित सिरा होता है, धनावेश, जिस पर क्या होता है? धनावेश होता है, ठीक है। आगे समझेंगे। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है बेटा। एक ये क्या प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत बनाते हैं। वायु के संपर्क में आने पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। हाँ सर, हमको पता है वायुमंडल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में जब जब वो एल्यूमिनियम आएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाएगी। लेकिन हमें इस परत को पतला नहीं रखना, हमें मोटा बनाना है। तो इस मोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो ध्यान से समझेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है बेटा। किससे बचाती है? संक्षारण से। सर ओरो में तो संक्षारण कर रही थी। हाँ बेटा, संक्षारण कर रही थी, तो वो संक्षारण होके ऑक्साइड बना रही थी ना भाई, फेरस ऑक्साइड बना रही थी या कुछ भी फेरिक ऑक्साइड बना रही थी, जो भी बना रही थी। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, हम ऑक्साइड की परत को पहले से ही चढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से समझेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके, इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब इस परत को अगर और मोटा कर दें तो मोटा करने के बाद में ये क्या करेगी? इसकी संक्षारण से इसकी सुरक्षा करेगी, संक्षारण से इसका बचाव करेगी बेटा, ठीक है। संक्षारण का मतलब कोरोजन, कोरोजन का मतलब जैसे लोहे पर जंग लगना है, ठीक है, वो संक्षारण के उदाहरण थे, ठीक है। तो मोटा करके इसे संक्षारण से और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को हम क्या करते हैं? एनोडीकरण की प्रक्रिया के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, क्या बनाकर बेटा? एनोड बनाकर, क्या बना लेते हैं? एल्यूमिनियम की साफ वस्तु को एनोड बना लेते हैं। और इसमें कौन सा अम्ल डालते हैं, ये चीज और ध्यान में रखेंगे। तो इसमें अम्ल जो होता है वो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है, ठीक है। देखेंगे सभी, तो ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन कराया जाता है। किसका? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम जो क्या बना था? एनोड बनाया था, ठीक है। तो एल्युमिनियम की जो साफ वस्तु उसको एनोड बनाएंगे। एनोड बनाने के बाद में हम क्या करेंगे? उसको एनोड बनाने के बाद में हम उसको क्या करेंगे बेटा? एनोड बनाने के बाद में उसका हम क्या कर देंगे? विद्युत अपघटन कर देंगे। किसके साथ कर देंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे एनोड पर क्या होगी? ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होगी। क्या होगी? एनोड, इससे क्या होगा भाई? जब हम इसका विद्युत अपघटन करा रहे होंगे तो ऑक्सीजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। और ये ऑक्सीजन गैस क्योंकि इस पर ऋणावेश होता है, तो ये क्या करेगी? एनोड पर जाकर चिपक जाएगी। एनोड पर क्या था? एल्यूमिनियम था। तो एल्यूमिनियम के साथ ये ऑक्सीजन जब गैस जुड़ेगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बन जाएगी। तो देखो, एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। किसकी बनाएगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है, ठीक है। बताएंगे कोई दिक्कत है तो देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। देखो स्पीड से समझाऊंगा इसमें, ठीक है ना। देखो 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा समझाने में, समझेंगे, समझेंगे भाई। देखो समझेंगे भाई, ठीक है ना। देखो समझेंगे। एनोडीकरण एक ऐसी प्रोसेस होती है बेटा, एनोडीकरण एक ऐसी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। एल्युमिनियम पे जो ऑक्साइड की परत होती है इसे संक्षारण से बचाती है, कोरोजन से बचाती है बेटा। किससे बचाती है? कोरोजन से बचाती है। लेकिन अगर हम इस ऑक्साइड की परत को और मोटा कर दे तो कोरोजन से जो बचाव है वो और अधिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब कोरोजन से और अधिक सुरक्षा हो जाएगी, संक्षारण से और अधिक बचाव हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो मैगजीन
होता क्या है कि वायु के संपर्क में जब भी ऑक्सीजन, वायु के संपर्क में जब भी कोई एल्युमिनियम की वस्तु आएगी तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी धातु ऑक्साइड बनाएगी। लेकिन हमें पतली नहीं बनानी है बेटा, हमें क्या बनानी है? मोटी परत बनानी है। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत, देखो इस परत को और मोटा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि संक्षारण से सुरक्षा क्या हो जाती है? और अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, इसके लिए हम एनोडीकरण के लिए क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम की साफ वस्तु लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्युमिनियम की साफ वस्तु लेते हैं और उसको क्या बना देते हैं? एनोड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एनोड बना देते हैं। और के साथ क्या करते हैं भाई? एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एल्युमिनियम की जो वस्तु होती है उसको एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम इसका क्या कर देते हैं? विद्युत अपघटन कर देते हैं। जब इसका विद्युत अपघटन होता है, जब इसका बेटा क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है, तो विद्युत अपघटन में जो तनु H2SO4 है वहां से ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? ऋणावेश होता है, जिसके कारण वो क्या करती है? एनोड पर जाकर चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि एनोड धनावेशित है। और मैंने बताया था कि विपरीत प्रकृति जो होती है, जैसे प्लस और माइनस, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस जाकर चिपक जाएगी। तो एनोड पर क्या था? एल्युमिनियम था, तो एल्युमिनियम जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बना लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के अब देखो, अब क्या करते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना बेटा, आज समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं बेटा। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे आप एक्वारेजिया। क्या लिखेंगे? एक्वारेजिया अम्लराज। ठीक है, आगे लिखेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे एक्वारेजिया या अम्लराज। एनोडीकरण समझ में आया ना भाई सभी को? एनोडीकरण समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, तो कोई बात नहीं। एनोडीकरण समझ में आया, कोई बात नहीं भाई। चलो देखो, एनोडीकरण समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अब लिखेंगे बेटा अपन, क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे एक्वारेजिया या अम्लराज। हेडिंग डालेंगे सभी, एक्वारेजिया या अम्लराज। एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं बेटा अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज। इसको अम्लराज क्यों बोलते हैं? देखो, अम्लों का राजा। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया या अम्लराज। एक्वारेजिया या अम्लराज। चलो देखते हैं भाई, स्टार्ट करें। देखो, एक्वारेजिया अम्लराज में क्या लिखेंगे बेटा अपन? एक्वारेजिया या अम्लराज में क्या लिखेंगे अपन? अपन लिखेंगे, एक मिनट। देखो भाई, इसमें दो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? दो अम्ल। एक तो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब एच, देखो सॉरी, HNO3। और एक होता है H2। भाई मैं क्या देख रहा था, अरे भाई एक मिनट रुकेंगे भाई। एक्वारेजिया अम्लराज में लिखेंगे, एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे भाई, एक मिनट है ना, कुछ देख लेता हूँ तुम्हारे लिए, अगर कुछ मिल जाता है बेस्ट सा। चलो, एक्वारेजिया अम्लराज, इसको बेटा क्या बोलते हैं? रॉयल अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? रॉयल अम्ल भी बोलते हैं। लिखेंगे इसमें, ठीक है, अम्लराज, और जिसको क्या बोलते हैं? अम्लराज, और इसमें लिखेंगे रॉयल अम्ल। रॉयल, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे भाई अपन, बस इसीलिए खराब लगता है। देखो एक्वारेजिया, इसमें लिखेंगे बेटा, में लिखेंगे अम्लराज या यार रुको, लिखेंगे भाई वापस लिख, एक्वारेजिया अम्लराज या रॉयल अम्ल। ठीक है, ये तीनों एक ही बात है। क्या हो रहा है सारा समझ में? ठीक है, अब
भाई लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ना। ठीक है, अब सही है, अब ठीक है, ठीक है, तो अब लिख लेंगे, लिखेंगे भाई, लिखेंगे, लिखेंगे रोयल अम्ल लैटिन भाषा का शब्द है बेटा। लिखेंगे रोयल अम्ल लैटिन भाषा का शब्द है। जल, रोयल जल बोलते हैं बेटा इसको, अम्ल नहीं। दिमाग ही काम नहीं कर रहा आज तो, पता नहीं क्या हो गया। रोयल जल, क्या लिखेंगे? रोयल जल लैटिन भाषा का शब्द है। रोयल जल किसका है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है। यह यहां लिखेंगे, यह 3:1 में बेटा, यह 3:1 के अनुपात में, यह 3:1 के अनुपात में बेटा, 3:1 के अनुपात में 3:1 के अनुपात में सांद्र में बेटा, सांद्र होंगे दोनों चीजें, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। व सांद्र नाइट्रिक अम्ल, दिख रहा है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं बेटा? HCl लिखेंगे, ठीक है ना। वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं अपन HNO3, ठीक है ना। रोयल जल लैटिन भाषा का शब्द है। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl व सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, ठीक है। HNO3 का ताजा मिश्रण होता है, ताजा मिश्रण होता है बेटा। क्या होता है? ताजा मिश्रण होता है। देखो हवाई दरिया थे नाला। देखो एक्वारेजिया अम्लराज या रोयल जल, रोयल जल लैटिन भाषा का शब्द है। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, वह किसका? सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या है भाई? ताजा मिश्रण होता है। और ध्यान से सुनेंगे, इसमें लिखेंगे यह सोने को भी गला सकता है, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे यह सोने को भी गला यह सोने को भी गला सकता है, लिखेंगे भाई सभी। मतलब इसको सही कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। यह भाई थोड़ा सा परेशान हो गया आज, मुझे पता है, लेकिन सॉरी भाई इसके लिए, है ना। यह सोने को भी गला सकता है, ठीक है। सोने को भी गला सकता है। एक्वारेजिया द्रव होने के साथ साथ प्रबल संक्षारक भी है, लिखेंगे एक्वारेजिया में लिख लेंगे, ठीक है। एक्वारेजिया द्रव होने के साथ साथ
साथ साथ प्रबल संक्षारक भी है। ठीक है, क्या है भाई, प्रबल संक्षारक भी है। यह सोने एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ है। यह सोने एवं यह सोने एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में भी समर्थ है। धातुओं को भी क्या है बेटा, गलाने में भी समर्थ है। ठीक है ना, लिखेंगे सभी भाई, देखो कितने जबरदस्त पसीने आ रहे हैं, मस्त। लिखेंगे एक बार फिर समझाता हूं, लिखेंगे सभी। ठीक है, देखो एक्वारेजिया अम्लराज या रोयल जल। रोयल जल लैटिन भाषा का शब्द है। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह सोने को भी गला सकता है। एक्वारेजिया द्रव होने के साथ साथ प्रबल संक्षारक भी है। यह सोने एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में भी समर्थ है। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, इसमें होता क्या है, एक चीज और लिख लेंगे यहाँ पे। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, लिखेंगे आप क्या लिखेंगे इसमें, HCl अनुपात में लिख लेंगे HNO3 या सॉरी, ठीक है, HCl में लिखेंगे 3:1 या HNO3 अनुपात में HCl, ये होगा 1:3। ठीक है बेटा, ये चीज अपन को याद रखनी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, समझेंगे इसमें। देखो भाई, ये क्या है, एक्वारेजिया है बेटा, एक्वारेजिया है जिसको अम्लराज या रोयल जल भी बोलते हैं। ठीक है, रोयल जल लैटिन भाषा का शब्द है बेटा। किसका शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें 2 अम्ल मिलाए जाते हैं। ध्यान से समझेंगे, इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे, इसको बनाने के लिए हम 2 अम्ल काम में लेते हैं। हम क्या लेते हैं बेटा, 2 अम्ल काम में लेते हैं। इन 2 अम्लों में क्या क्या करते हैं हम, इन 2 अम्लों में एक तो हम लेते हैं HCl और एक लेते हैं अपन HNO3। क्या लेते हैं, एक तो HCl लेते हैं बेटा और दूसरा लेते हैं HNO3। क्या लेते हैं, HNO3। अब देखो ये दोनों कौन से होते हैं, सांद्र होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, सांद्र। अब ये दोनों जैसे ही सांद्र होते हैं ना बेटा, क्या होते हैं, दोनों के दोनों सांद्र होते हैं। देखो समझेंगे, 2 अम्ल लेते हैं बेटा, 2 अम्ल लेते हैं। एक तो HCl लेते हैं जिसको हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अब नाइट्रिक अम्ल और ये मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब है HCl, तो HCl और HNO3 ये कौन से होते हैं, सांद्र होते हैं बेटा। सांद्र का मतलब ये प्योर अम्ल होते हैं, मतलब इनमें पानी की मात्रा न के बराबर या नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या, इनमें अनुपात होता है कि HCl को भी मिलाएंगे और HNO3 को भी मिलाएंगे, HCl को मिलाएंगे और HNO3 को भी मिलाएंगे। कितना कितना मिलाएंगे बेटा, तो ध्यान से समझ लेंगे। जब HCl और HNO3 की बात करें, जब HCl और HNO3 की बात करें तो 3:1 होगा। जब HNO3 और HCl की बात करें तो 1:3 होगा। पहले तो 3:1 और ये बाद में 1:3। कैसे समझना है वो मैं याद कराने का अभी तरीका बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक पदार्थ बनाया जाता है, एक द्रव बनाया जाता है। ये क्या होता है, प्रबल संक्षारक होता है। मतलब जैसे ही तुमने किसी चीज पे डाला तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मतलब वो संक्षारित हो जाएगी या फिर वो मतलब पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, इसको क्या काम में लेते हैं, इसको हम जो सोना होता है या सोने चांदी जो भी मतलब धातुएं होती है, सोने की जांच करने में भी इसको काम में लिया जाता है बेटा। जो फेक गोल्ड होता है ना, वो क्या हो जाता है, फेक गोल्ड को भी मतलब जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं,
झूठा सोना बोलते हैं उसको, ठीक है। झूठे सोने को मतलब झूठे सोने को भी क्या पता मतलब असली सोने का पता लगाने के लिए इसको काम में लेते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये जो एक्वारेजिया है ना, ये अम्लराज जो है, ये क्या करता है, अपन उसको जैसे ही डालते हैं तो ये क्या करता है, उसको गला सकता है। इतनी इसमें क्या होती है, इसमें ये इतना तेज होता है, मतलब इसकी सांद्रता इतनी अधिक होती है कि जैसे ये किसी भी मतलब जैसे सोने को इसमें डाल दिया तो ये सोने को गला देगा। क्या कर देगा, सोने को गला देगा, ठीक है। दूसरी बात, ये प्लेटिनम को भी गला सकता है बेटा, प्लेटिनम को भी गला सकता है। तो सर हमको याद क्या करना है, तो याद ये करना है बेटा कि किस किस का मिश्रण होता है। तो ध्यान से समझ लेंगे, ये मिश्रण होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का कितना कितना अनुपात होता है, अनुपात याद रखना मेन चीज है। तो ध्यान से समझ लेंगे, HCl और HNO3, देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जिसके नीचे 3 लगा हुआ है, जिसके नीचे 3 लगा हुआ है उसके नीचे 3 नहीं लगेगा, जिसके नीचे 3 लगा हुआ है उसके नीचे 3 नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, जिसके नीचे एक मतलब कुछ भी नहीं लगा हो उसके नीचे 3, और जिसके नीचे 3 लगा उसके नीचे 1, तो 3:1 होता है। ये तो पता चल गया, 3:1 या 1:3 होता है। तो सर 3 किसका होता है, 1 किसका होता है, तो ध्यान से समझ लेंगे, जिसका 3 लग रहा है उसका 1 और जिसका 1 लग रहा है उसका 3, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। जिसके नीचे 3 लग रहा है उसका तो 1 अनुपात, और इसके जिसमें नहीं लग रहा उसका 3। इसमें भी देखो यही बात लिखी है मैंने, इसको उल्टा करके भी लिख दिया, मतलब HNO3 पूछ ले HCl, तो यहाँ पे क्या पूछ लेते हैं कई बार कि HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। सबके दिमाग में क्या रहता है, HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है, 3:1 होता है। लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है बेटा HNO3 और HCl का अनुपात, फिर करते हो 3:1 और वो हो जाता है गलत। इसलिए हमको क्या करना है, जिसके नीचे 3 उसका 1 और जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे 3। तो HNO3 का पूछे या HNO3 HCl का पूछे या HCl HNO3 का पूछे, तो अपन को ये पता चल गया, जिसके नीचे 3 उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 3, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, 3 के नीचे 3 नहीं आएगा, 3 के नीचे 3 नहीं आएगा, किसके नीचे आएगा, जिसमें 1 लगा हो उसके नीचे 3 आएगा, ठीक है। फिर से समझाता हूं एक बार बेटा, शॉर्ट्स में, ठीक है। शॉर्ट्स के मतलब शॉर्ट में सीधा का सीधा, ठीक है बेटा। अब देखो शॉर्ट्स में कैसे समझेंगे अपन, देखेंगे। हम बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं आज किसकी, अम्लराज की, एक्वारेजिया की, जिसको हम रॉयल जल भी बोलते हैं, रॉयल वाटर भी बोलते हैं बेटा। रॉयल वाटर एक लैटिन शब्द है बेटा, क्या है, लैटिन शब्द है। और ये एक्वारेजिया है क्या चीज बेटा, यह 3:1 में, यह 3:1 में सांद्र बेटा, तनु नहीं है, सांद्र HCl है। सांद्र HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और किसका बेटा, किसका, HNO3 का मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों का मिश्रण है बेटा, किस अनुपात में, HCl और HNO3 का किस अनुपात में, 3:1 के, 3:1 के अनुपात में क्या है, ये मिश्रण है, जिसको हम एक्वारेजिया बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, रॉयल जल बोलते हैं। ये क्या काम आता है बेटा, यह एक प्रबल संक्षारक है। ये होता तो लिक्विड है लेकिन एक प्रबल संक्षारक भी है। संक्षारक का मतलब समझ रहे हो, कोरोजन मतलब जो कोरोजन जल्दी कर देता है, ठीक है। कोरोजन का मतलब संक्षारण को जो जल्दी कर देता है, तो ये प्रबल संक्षारक है। मतलब जैसे इसकी किसी पर बूंद डालेंगे ये उस धातु को क्या कर देगा, नष्ट कर सकता है, उसको गला सकता है, ठीक है। दूसरा उसकी एफिशिएंसी को कम कर सकता है, मतलब संक्षारण में एफिशिएंसी तो कम होती थी, उसकी गुणवत्ता में ही तो कमी आती थी। तो ये क्या कर सकता है, उसको संक्षारित कर सकता है। इसका ये क्या कर सकता है, सोने को, या सोना हो या प्लेटिनम, उसको गला सकता है। तो ध्यान से समझने की बात क्या है कि ये HCl और HNO3 का मिश्रण होता है बेटा। HCl और HNO3 मतलब 3:1 में, 3:1 का मिश्रण होता है ये। मतलब इसकी सांद्रता देखो, इसकी मात्रा कितनी चाहिए, इसकी मात्रा चाहिए 3, मतलब HNO3 की कितनी 1 और HCl की कितनी 3। कैसे याद रखेंगे, जहां पे है बेटा 3 उसके नीचे 1, जिसके नीचे 3 नहीं है उसके नीचे 3 लगाएंगे। HCl में 3 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, जहां पे 3 है वहां पे 1 लगाएंगे। तो 3 के नीचे 3 नहीं आएगा, ध्यान से समझ लेंगे। कई बार इसको उलट देता है इस तरीके से कि HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है, तो हम याद रखेंगे 3 के नीचे 1 और जिसके नीचे 1 है उसके नीचे 3। कई बार ये यहां से प्रश्न पूछता है तो रट्टा नहीं मारना कि 3:1 होता है, 3:1 होता है। किसका अनुपात होता है बेटा, HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है, लेकिन HNO3 और HCl का अनुपात 1:3 होता है। समझ में आ गया होगा एक्वारेजिया, अम्लराज। थैंक यू। देखो अब आगे की बात करते हैं बेटा, अब आगे की बात करते हैं, यहां तक हो गया। अब अगली हेडिंग डालेंगे बेटा अपन, अब अपनी अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे सक्रियता श्रेणी। क्या डालेंगे बेटा, सक्रियता श्रेणी। जल्दी डालेंगे सक्रियता श्रेणी, हेडिंग डालेंगे, कोई बात नहीं कल स्टार्ट कर लेंगे। देखो हेडिंग डालेंगे सक्रियता श्रेणी, हेडिंग डालेंगे बेटा सक्रियता श्रेणी, हेडिंग डाल लेंगे बस, ठीक है। कल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सक्रियता श्रेणी, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी सक्रियता श्रेणी।
है ना, सक्रियता श्रेणी, इसको स्टार्ट करेंगे बेटा कल, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नोडीकरण पढ़ा है बेटा आज अपन ने। देखो भाई मैंने आज 2 ही टॉपिक पढ़ाए हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं तुम्हें समझा सकूं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताएंगे सर ये बात समझ में नहीं आई, मैं ट्राई करूंगा उसको और बेहतर तरीके से समझाने का बेटा, ठीक है ना। एनोडीकरण इस, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा तुम्हारे साथ, तो मेरा मन बावरा है, मानता नहीं है मेरे भाई। चलो तो हो गया, अरे बबुआ चलो कोई नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, चलो देखो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने 2 चीज़ें पढ़ी है, लेकिन बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया है मेरे भाइयों। मैंने समझाने का प्रयास किया है और तुमने समझने का प्रयास किया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा तालमेल है जिसमें तुमने सभी ने सहयोग किया है, ठीक है। ऐसी देखो क्लास, देखो कोई बात नहीं छोटी हो, क्लास में मतलब क्लास में कम पढ़ाया हो, लेकिन बात है समझने की। समझने में मतलब अपन को बहुत कुछ आ गया भाई, जितना अच्छा समझ में आया है बस समझने का प्रयास करेंगे, बस तुम तो समझते जाओ, क्योंकि साइंस समझने का खेल है बेटा, रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ऐसे जुड़े रहे अपने साथ। कल सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे, वैसे तो पढ़ा दी, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको लिखाऊंगा अच्छी तरीके से कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है बेटा। एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें हम धातुओं को क्या करते हैं, उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं। फिर मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीज़ें अपन कल डिस्कस कर रहे होंगे। उसके अलावा हम क्या पढ़ रहे होंगे कल, हम उसके आयनिक यौगिक पढ़ रहे होंगे बेटा, आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे होंगे, आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे। फिर भर्जन और निस्तापन पढ़ेंगे, 2 विधियां होती है भर्जन और निस्तापन। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ रहे होंगे, साथ साथ जुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है। संडे के दिन एमसीक्यू वाली क्लास लाने का पूरा प्रयास है, मैं काम कर रहा हूँ उस पर अभी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे भाइयों, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, ओके, ठीक है ना भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू, ओके, लव यू ऑल, हाँ दे ले, ठीक है, चलो।